तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अंग्रेजों को लगा तगड़ा झटका, ब्रिटेन के राजनयिक ने सऊदी अरब में कबूल किया इस्लाम धर्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा हिंसा को लेकर कोर्ट से बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा हिंसा में गिरफ्तार महिला पत्रकारों को कोर्ट ने दी जमानत, बीजेपी सरकार की सुनने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस ने भारत के इतिहास को बताया झूठा, कहा पूरा भारत नहीं रहा कभी भी गुलाम, झूठा पढ़ाया गया देश का इतिहास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कांग्रेस को लग सकता है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बीजेपी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी हिंसा में बीजेपी नेता आशीष सिसरा को नहीं दी कोर्ट ने जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से करने पर सलमान खुर्शीद के घर पर नैनीताल में हिंदूवादी संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हमला, आगजनी में कई चीजें जलकर हुई राख। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल में आरएसएस को लगा बड़ा झटका। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी ने इस्लामिक संगठन पर लगाया हत्या का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंग्रेजों को लगा बड़ा झटका, ब्रिटेन के राजनयिक ने सऊदी अरब में कबूल किया इस्लाम धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंग्रेजों के देश ब्रिटेन को तगड़ा झटका आज लगा है, क्योंकि सऊदी अरब में ब्रिटेन के कंजूम जनरल ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया है। उनके इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद अब ब्रिटेन की सरकार भी उनके इस फैसले से हैरान है। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सैफ असर रख लिया है। वहीं आपको बता दें कि मदीना में मस्जिद अल नबी में मौजूद ब्रिटेन के राजनयिक की एक फोटो वायरल हो रही थी और इसी फोटो वायरल होने के बाद उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया है और वह मुसलमान बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए आगे उन्होंने बताया है कि मैं अपने पसंदीदा शहर मदीना लौटकर बेहद खुश हूं और मैं यहां आकर अपना पैगंबर की मस्जिद में फजर की नमाज अदा कर बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं। सैफ ने यह भी कहा है कि मदीना में ब्रिटिश मुसलमानों की वापसी का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से पहले हर साल यहाँ 1 लाख से अधिक लोग आते थे, लेकिन अभी यहाँ पर लोग नहीं आ रहे, लेकिन कोरोना वायरस खत्म हो गया, फिर से लोग आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के राजनयिक ने पूरे परिवार के साथ सऊदी में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। आपकी क्या राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा हिंसा को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका, गिरफ्तार दोनों महिला पत्रकारों को कोर्ट ने दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और त्रिपुरा हिंसा के संबंध में पुलिस द्वारा असम में गिरफ्तार की गई दोनों महिला पत्रकारों को त्रिपुरा कोर्ट ने जमानत दे दी और त्रिपुरा पुलिस को फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद द्वारा त्रिपुरा में रैली निकाली गई थी। इस रैली में हिंदुओं ने मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया था और इस मामले को यहां की सरकार दबा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि त्रिपुरा पहुंचकर एचडब्ल्यू न्यूज की 2 पत्रकारों ने इसका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि 12 मस्जिदों पर यहां पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उनकी इसी रिपोर्टिंग पर त्रिपुरा पुलिस सहित त्रिपुरा की बीजेपी सरकार नाराज हो गई और उन्हों पर हिंसा भड़काने और गलत जानकारी फैलाने के मामले दर्ज किए और उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोर्ट ने बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए दोनों ही महिला पत्रकारों को 75,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। तो यह बड़ा झटका त्रिपुरा कोर्ट ने बीजेपी सरकार को त्रिपुरा में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस ने भारत के इतिहास को बताया झूठा, कहा पूरा भारत नहीं रहा गुलाम, झूठ पढ़ाया गया इतिहास। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र की नींव रखने वाली आरएसएस ने अब देश के इतिहास को ही झूठा बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा है कि पूरा भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा और जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और इतिहास जिसने लिखा है वह भी लोग झूठे। भैया आपको बता दें कि आगे आरएसएस ने मुगलों और अंग्रेजों पर भी हमला बोला और कहा है कि मुगलों और अंग्रेजों के समय भी राजे रजवाड़े बने रहे, विजयनगर साम्राज्य मराठा साम्राज्य हमेशा मुगलों की आंखों की किरकिरी बने रहे। सिकंदर ने देश के एक कोने से प्रवेश तो किया लेकिन उसे भी उल्टे पांव पराजित होकर लौट जाना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, पिट्टी रोधों का इतिहास रहा है। भारतीय संस्कृति और गांव की सत्ता ने देश को कभी भी गुलाम नहीं होने दिया और जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने हम पे सत्ता की और हमें गुलाम बनाया, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि झूठा इतिहास भारत में पढ़ाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से इतिहास को भी आरएसएस मिटाने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद
बाद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब एआईएमएम के राष्ट्रीय संयोजक असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होने हैं। ओवैसी ने कहा है कि पार्टी की राजस्थान इकाई की औपचारिक शुरुआत जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर आधिकारिक तौर पर पार्टी को लॉन्च राजस्थान में किया जाएगा और हम राजस्थान में जिम्मेदार लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और बहुत से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तथा उसके बाद फिर पार्टी का काम शुरू हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ये नहीं बताया है कि राजस्थान में वह कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय है, राजस्थान में ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुत्व की आईएसआई से की तुलना, तो हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद के घर पर किया हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इन दिनों एक किताब को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अयोध्या को लेकर जो किताब लिखी है उसमें आईएसआई से हिंदुत्व की तुलना कर दी है। अब इसी को लेकर बखेड़ा पूरे देश में हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हमला कर दिया है और तोड़फोड़ की है और घर में भी आग लगा दी है। भैया आपको बता दें कि जिस वक्त ये हमला बीजेपी सहित हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था उस समय सलमान खुर्शीद के घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। भैया आपको बता दें कि अभी तक किसी के भी चोट लगने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन उनके घर में यह हमला कर दिया है। भैया आपको बता दें कि हमले के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे घर पर हमला किया गया है, क्या ये हिंदुत्व है, क्या ये हिंदुत्व नहीं है तो क्या है, हमें बीजेपी और आरएसएस के लोग बताएं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर घर पर हमले करने के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर यूपी में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता आशीष मिश्रा को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को एक बार फिर से अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला अदालत ने उसकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। आशीष मिश्रा के साथ ही मामले के सह आरोपी आशीष पांडे, लवकुश राणा की जमानत पर भी सोमवार को सुनवाई हुई है। इसके बाद दिन में 2 घंटे तक बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन शाम के वक्त उन्होंने इस फैसले पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया और जो है जमानत देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप इन्हीं पर लगा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, भाजपा ने मुस्लिम संगठनों पर लगाया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल के पलक्कड़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान एस संजीत के तौर पर हुई है। भैया आपको बता दें कि संजीत पर हत्या उस समय हुई है जब वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। पुलिस ने सोमवार को बताया है कि आज सुबह करीब 9 बजे संजीत पर हमला कर उनकी हत्या की गई है। चाकू से गोदकर संजीत की हत्या की गई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले 40 से 50 निशान मिले हैं। भैया आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच करी, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामिक संगठन पर इस हत्या का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कुचल रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा पर आज निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपने ही लोग के साथ युद्ध कर रही है। मुफ्ती ने यहाँ कहा है कि भाजपा लगातार अफगानिस्तान जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में बनाना चाहती है और यहाँ के लोग को जबरदस्ती जेलों में डाल रही है, नजरबंद कर रही है, जबकि उनका कोई भी गुनाह नहीं है। वहीं आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मानव अधिकारों का भी हनन बीजेपी सरकार कर रही, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा में एनसीपी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर एकमात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक चर्चित उलमाओं ने कहा है कि गोवा 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस नकाबा गठबंधन महीने के
के अंत तक तय हो जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री ओलेमाओ ने यह भी कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया है। भैया आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गोवा में यूपी के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी गोवा में सरकार बनाना चाहती है। ममता बनर्जी ने भी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भैया आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने ममता बनर्जी से गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया है। अब देखते हैं ममता बनर्जी एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होती हैं या फिर नहीं। देखा था 2006 में कि एक